प्रकाश उस दिन बताए थे कि प्रकाश एक वर्णी नहीं है। एक वर्णी का मतलब उसमें एक गो रंग नहीं है। कई गो रंग है? 7 गो रंग है। कितना रंग? 7। तो यदि कोई प्रकाश किरण एक वर्णी होता है, क्या होता है? एक वर्णी, तब किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात जो होता है एक निश्चित होता है। फिर से कह रहे हैं, समझिए। प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में 7 गो रंग होता है। जैसे ये बल्ब जल रहा है ना, तो ये एक वर्णी प्रकाश है। कौन सा है? एक वर्णी प्रकाश। यदि कोई प्रकाश एक वर्णी होता है तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है, उसे ही एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। ठीक है? नहीं समझ में आया? हम क्या अभी समझाते हैं। जैसे जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, ये समझेंगे अपवर्तनांक के लिए। अपवर्तनांक का उस दिन भी परिभाषा बताए थे, और एक परिभाषा और बता देते हैं नया, ये ध्यान रखिएगा। लिखेंगे यदि कोई प्रकाश किरण, यदि कोई प्रकाश क्या हो? एक वर्णी। एक वर्णी का मतलब एक रंग, एक कलर। वर्ण का मतलब होता है कलर। एक वर्णी हो तब किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किसके लिए? किन्हीं दो माध्यमों के लिए, दो माध्यमों के लिए, माध्यम बोलिए एक ही जैसा होगा या अलग अलग होगा? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अपवर्तन की घटना में अलग अलग माध्यम होगा। एक जैसा माध्यम होगा तो अपवर्तन की घटना नहीं घटेगा। यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि यदि कोई प्रकाश एक वर्णी हो तब किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या, क्या बोलते हैं इसको? बोलिए। आपतन कोण की ज्या को क्या बोलेंगे? साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की ज्या, ऐसा ही साइन है, आर मत कर दीजिए। अपवर्तन कोण की ज्या, इसको क्या बोलेंगे? बोलिए, क्या बोलेंगे? साइन आर। अच्छा, यहाँ आर लिख दिया, यहाँ साइन आई लिखना है। साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या क्या लिखेंगे? साइन आर में एक निश्चित अनुपात होता है, में एक, क्या हुआ? कुछ छूट गया क्या? होता है एक निश्चित अनुपात होता है। निश्चित क्या होता है? अनुपात होता है। इसे ही लिखेंगे, इसे ही एक माध्यम के सापेक्ष, दो माध्यम है ना, तो लिखेंगे इसे ही एक माध्यम के सापेक्ष, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। अपवर्तनांक कहा जाता है। समझ रहे हैं क्या? फिर से कह रहे हैं, यदि कोई प्रकाश एक वर्णी हो तब किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या को साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या को क्या? साइन आई में एक निश्चित अनुपात होता है। इसे ही एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या कहा जाता है? अपवर्तनांक कहा जाता है। या जो पहले परिभाषा लिखा है वो तो कह ही सकते हैं। क्या कुछ छूटा है क्या? तो क्या बात कर रहे हैं? इसको दूसरा तरीके से पहले क्या बताए थे कि प्रकाश की चाल, हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक बोले। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हवा, फिर से कह रहे हैं, ध्यान रखिएगा, हवा में प्रकाश की चाल, हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या बोलेंगे? अब कहिएगा, अब अपवर्तनांक को आपको परिभाषा ध्यान रखिए। अपवर्तनांक के प्रकार बताए थे। अपवर्तनांक दो तरह का होता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं इधर से कि अपवर्तनांक जो होता है, अपवर्तनांक कितना प्रकार के? दो प्रकार के होता है। कौन कौन बताए थे? आपको पता होगा। पहला मान लेते हैं सापेक्ष या निरपेक्ष, कुछ भी मान लें। सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक। तो बताइए सापेक्ष अपवर्तनांक क्या बोले थे? सुनिए,
जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को क्या बोलते हैं? सापेक्ष अपवर्तनांक। यहाँ पे लिख देते हैं, जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण, वो भी एक वर्णीय होना चाहिए, याद रखिएगा। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, दूसरे माध्यम में जाती है, तब एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम पूछा जा रहा है क्या? इधर लिख देते हैं, दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को सापेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है, सापेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। अब यहाँ समझने वाली बात है, इससे न्यूमेरिकल आपको अभी तुरंत बनवाएंगे। कहा जाता है या कहते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं कि मान लीजिए कोई प्रकाश किरण हवा हटा दीजिए, मान लीजिए कोई प्रकाश किरण पानी से कांच में जा रही है। किससे जा रही है? पानी से कांच में जा रही है। यहाँ पे लिख देते हैं उदाहरण के तौर पर, जैसे मान लेते हैं कि माना कि कोई प्रकाश किरण कांच से पानी में या पानी से कांच में जा रही है, कुछ भी मान सकते हैं। पानी से किस में जा रही है? कांच में जा रही है या प्रवेश कर रही है, जा रही है। तब अगर हम बात करें कि आप बताइए कांच या पानी के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक को कैसे लिखेंगे? यहाँ पे लिख रहे हैं, तब पानी के सापेक्ष पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना है। अपवर्तनांक को किसके द्वारा पहले सूचित करेंगे? पहले ये बताइए। पानी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? वाटर। हम लोग जानते हैं कि अपवर्तनांक को म्यू द्वारा सूचित करते हैं, पहले बता चुके हैं, अभी तो नहीं बता रहे, पहले बता चुके हैं कि अपवर्तनांक को किसके द्वारा? म्यू द्वारा। तो किसके सापेक्ष कह रहे हैं? पहले इसको देखिए, पानी के सापेक्ष। तब पानी को वाटर कहते हैं तो ये पहले लिख देंगे, और कांच को कह रहे हैं निकालना है तो इसको क्या ग्लास कहेंगे ना, इसको बाद में लिख देंगे। कहिएगा एक साथ लिखना होगा एक ही तरफ। तो कल बताया थी, याद है कि जिसके सापेक्ष उसको बाद में या पहले, तो उसको लिखते हैं बाद में, यानी इसको इतना या इसी को लिख देंगे। ध्यान रखिएगा क्या? म्यू जी डब्ल्यू। कांच के अपवर्तनांक, तब पानी के सापेक्ष, पानी पहले है ना, किसके सापेक्ष? पानी को पहले लिखेंगे, यानी वाटर पहले लिखेंगे, और जिसमें निकलना है उसको बाद में लिखेंगे। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले इसको और इसको बाद में। द्वारा क्या करेंगे? द्वारा सूचित करेंगे, सूचित किया जाता है। लेकिन निकालना होगा तो कैसे लिखेंगे बताइए? यहाँ इसको लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं म्यू, और यहाँ अगर डब्ल्यू और यहाँ जी है तो बोलिए पहले किस में? तो पहले जो होगा उसको तो नीचे लिखते हैं ना जी। यहाँ लिखेंगे कांच में प्रकाश की चाल। किस में? कांच में प्रकाश की चाल। और बटा में बोलिए तो किस में होगा? पानी में प्रकाश की चाल। बात समझ पा रहे हैं क्या? जिसके सापेक्ष निकलना है उसको बट्टा में, और जिसमें निकलना है उसको अंश में लिखेंगे। ये इस तरह से। अगर जो लोग नहीं लिखे यहाँ पे लिख देंगे अपवर्तनांक को किसके द्वारा? इसे म्यू या एन द्वारा क्या करते हैं? सूचित किया जाता है। ठीक है, सूचित किया जाता है।
अभी भी कहिएगा कि हमको नहीं समझ में आया अपवर्तनांक, तो एक बार फिर से बता रहे हैं। ये अपवर्तनांक तो बुझा जाना चाहिए, अपवर्तनांक पहले बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं। आप सिंपल में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल की अनुपात को क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक बोलेंगे। अपवर्तनांक कई प्रकार के हैं, दो, सापेक्ष और एक निरपेक्ष। तो ये सापेक्ष में आप याद रखिएगा कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से, किसी छूट यहाँ लिख देना है, प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से, कौन सी माध्यम? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तब एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सापेक्ष अपवर्तनांक। अगर हम बात करें, बता दीजिए कि अगर कोई प्रकाश किरण हम कहें कि आप किससे, हवा से जा रहे हैं, किससे? हवा से जा रहा है, किस में? पानी में। लेकिन हमको निकलना है पानी के सापेक्ष हवा के अपवर्तनांक। तब बोलिए कैसे सूचित करेंगे? म्यू तो लिखेंगे, इसके सापेक्ष इसको पहले लिखेंगे ना, इसका निकलना है तो इसको बाद में लिखेंगे ना, या इसी को हम लोग कैसे लिखेंगे? म्यू और यहाँ ए और डब्ल्यू लिख सकते हैं ना, और ऐसे लिख सकते हैं। समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? तो इसको बोलेंगे क्या, इसको लिखना है क्या? लिखना भी है क्या? लिखे तो है, खाली बस समझना था। ठीक है, क्या लिखिएगा? इसको मिटाते हैं। ये हुआ सापेक्ष अपवर्तनांक। अब हम लोग पढ़ लेते हैं क्या हुआ? निरपेक्ष अपवर्तनांक। नहीं मानो, निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में समझते हैं। किसके बारे में? निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में। तो ये पहला तो सापेक्ष अपवर्तनांक हो गया, दूसरा समझिए निरपेक्ष। निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में जान ले। अब निरपेक्ष में क्या बताए थे? बताइए कि हवा या निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को क्या बोलते हैं? या दूसरा तरीका से कैसे कहेंगे? बोलिए कैसे कहेंगे? कहिएगा ऐसे कहेंगे। कैसे कहेंगे बता दीजिए। बोलेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण, ध्यान रखिएगा, हवा या निर्वात से, किरण हवा या निर्वात, इधर से लिख रहे हैं, निर्वात से किसी माध्यम में जाती है, किसी दूसरे माध्यम में, दूसरे माध्यम में जाती है, तब बताइए क्या? हवा या निर्वात के सापेक्ष उस माध्यम के अपवर्तनांक को हम लोग क्या बोलेंगे? तब बोलेंगे हवा या निर्वात, निर्वात के सापेक्ष उस माध्यम के अपवर्तनांक। किस माध्यम? तो जिस माध्यम में जाती है उस माध्यम के अपवर्तनांक को, किसको? अपवर्तनांक को बोलिए क्या कहते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। कोनो परेशानी बात तो बता दो, बोलो है परेशानी? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हवा या, हमेशा जाने कि हवा से तुलना करेंगे, कल भी बताया था हवा या निर्वात के सापेक्ष निकलना है, तो इस तरह से। अच्छा, रही बात, ध्यान रखिएगा कि एक ही न्यूमेरिकल बताएंगे, कल बता चुके हैं कैसे निकाला जाएगा। अपवर्तनांक दिया जाए तो किसी माध्यम में प्रकाश की चाल हम लोग कैसे निकालेंगे, ये हम लोग कल पढ़ चुके हैं। दूसरा ये भी पढ़ चुके हैं कि अगर अपवर्तन चाल दिया रहे तो अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। समझ लें। एक कोनो आप उसमें के बोल दीजिए, एल्कोहल का ही निकाल देते हैं, ठीक है। जैसे एक सवाल दिया गया था एल्कोहल, लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, यदि एल्कोहल का अपवर्तनांक याद रखना होगा ना, तो पूछेंगे, ध्यान रखिएगा। एल्कोहल का अपवर्तनांक दिया गया था, अब ये देख रही है 1.36 हो, तो एल्कोहल में प्रकाश की चाल बता दीजिए। एल्कोहल में प्रकाश की चाल
प्रकाश की चाल ज्ञात करें। आइए देखते हैं, नहीं आना नहीं, वहीं से बैठ के देखिए। सबसे पहले लिखना है निर्वात या हवा, यही ना लिखेंगे, या शून्य। तो निर्वात में प्रकाश की चाल पता है, प्रकाश की चाल कितना बताए थे, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। एल्कोहल का अपवर्तनांक पता है, एल्कोहल का अपवर्तनांक, बोलिए एल्कोहल का अपवर्तनांक 1 कितना है, 3। अब लिखेंगे कि चूंकि क्या हुआ, कुछ हो रहा है क्या, एल्कोहल में प्रकाश की चाल निकलिएगा, प्रकाश की चाल, एल्कोहल में प्रकाश की चाल कैसे निकालेंगे, कहिएगा निर्वात, निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की बटा, बोलिए एल्कोहल का अपवर्तनांक, एल्कोहल का अपवर्तनांक, मान तो भरना था। अब बोलिए इसमें कितना है, 3 गुना 10 के पावर 8 और इसका 1.36। नीचे दशमलव के बाद कई गुण, तो 2 के ऊपर 0 बढ़ेगा, तो यहाँ से हो जाएगा 300 गुना 10 के पावर 8 और बटा में कितना 136। 300 में 136 से भाग लगाना था, 136 से भाग लगाएंगे 300 में, 2 बार में जाएगा 272, हटेगा तो यहाँ 8, यहाँ 2, यहाँ 1 ही नहीं, दशमलव लगाएंगे, 0 लगाएंगे, कितना बार में जाएगा, फिर 2 बार में चला जाएगा 272, घटेगा तो कितना बचेगा 8, ही काटा पीटी होगा। 1 0 का इजाजत है फ्री में, 1 से ज्यादा नहीं लगा सकते हैं, तब तो भाग लगेगा नहीं। तो एक और 0 लगाने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 0 देना पड़ेगा, तब एक और 0 लगा सकते हैं। अब बोलिए 13 के पारा में 80 से कम कितना है, 13 के पारा में 80 से कम कितना है, 78, लेकिन उसमें हासिल भी है, ध्यान रखिएगा। तो 78 कै बार में, 6 बार में ना जाकर ये कै बार में जाएगा, 5 बार में। 6 पचे 30 और 5 3 15, 3 18, 5 एकम 5 गो कै गो 6। समझ पा रहे हैं, यही हो जाएगा 2.205 गुना 10 के पावर कितना 8 मीटर प्रति सेकेंड। हम चाहे तो 5 को हटाकर इसको 1 भी लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 2.21 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ये लगभग में इतना लिख सकते हैं, बात समझ रहे हैं क्या। तो इस तरह से भाग बनाना है। नखरा जो लोग कर रहे हैं ना कि हमको नहीं आ रहा है, आप लोग जानते हैं, ये हाँ बिल्कुल, कांच का मतलब शीशा, कांच का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे लिख रहे हैं, समझना है कि कांच के आयताकार सिले द्वारा, कांच के आयताकार सिल्ली द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। देखिए आपसे पूछेगा परीक्षा में कैसे, उसको समझना है। कहेगा कांच के आयताकार सिल्ली द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के लिए किरण आरेख खींचे। क्या कहेगा, एक तो ये कह सकता है कि कांच के आयताकार सिल्ली द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के लिए किरण आरेख खींचे, एक तो पहला ऐसे। नहीं तो दूसरा ये इस तरह से पूछ सकता है, कांच के आयताकार सिल्ली द्वारा प्रकाश के अपवर्तन कितना बार होता है, कहेगा कितना बार होता है। तो दोनों का आंसर हम एक ही गो में लिखवा देंगे, आपको समझना है। यहाँ से एक और चीज निकलेगा बहुत इंपॉर्टेंट, पार्श्विक विस्थापन, जो ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं, इसको भी आप आसानी से समझ सकते हैं। तो समझिएगा, आयताकार आप तो जानते हैं ना, आयत किसको कहते हैं, तो जिसमें लंबाई मतलब आमने सामने की भुजा बराबर है, लंबाई और चौड़ाई होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मोटाई को लगभग नगण्य माना जाता है। लेकिन कांच होगा तो थोड़ा सा मोटाई होगा,
पूरा एकदम नगण्य थोड़े होगा, कागज की जैसा तो होगा नहीं। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं और नीचे पर बना देते हैं एक कांच की ये स्लैब है। ऐसे ही होता है ना, ये कांच का एक सिल्ली होगा जिसको इंग्लिश में स्लैब बोलते हैं। तो अब क्या कर रहे हैं कि कांच मान लेते हैं कि हवा में रखा गया है। कहाँ पे रखा गया? हवा तो चारों बगल होगा, नीचे हवा, ऊपर हवा, इधर हवा, इधर हवा, सगरों हवे है। अब प्रकाश किरण मान लीजिए कि हवा से कांच में जा रहा है, हवा से किधर जा रहा है? तो बोलिए हवा में प्रकाश का चाल ज्यादा होगा या कांच में ज्यादा होगा? हवा में ज्यादा होगा। अब इसलिए है कि हवा जो होता है विरल माध्यम होता है और कांच क्या होता है? सघन माध्यम। तो हवा से अगर कोई प्रकाश किरण कांच में जा रहा है तो उसका चाल क्या होगा? घटेगा। तो घटेगा तो यहाँ एक अभिलंब डाल लीजिएगा, ठीक है। अभिलंब, ये काल्पनिक अभिलंब यहाँ पे डाल लेंगे। यहाँ से एक 90 डिग्री पे ये अभिलंब बना है, थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे। सोच देख लीजिए, है ना? नहीं टेढ़ हो गया है, टेढ़ हो गया तो अपना से सोच बना लेना, इसमें कुछ नखरा नहीं करना है। लीजिए इससे बना रहे हैं सोच। ये इस तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पे एक अभिलंब बना लेना है। अब कोई दिक्कत होगा तो आप बोलिएगा, ठीक है। अब प्रकाश किरण इससे जा रहा है, किसमें? किसमें? कांच में। तो बोलिए कि हवा से यानी विरल से सघन माध्यम में प्रकाश किरण जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है, अभिलंब से दूर भागती है? तो अभिलंब की ओर मुड़ती है। तो ये सीधे न जाकर यहाँ थोड़ा सा और इसको अच्छा से बना लेते हैं। इससे ये ध्यान रखिएगा, इस तरह से ये प्रकाश किरण, समझ पा रहे हैं क्या? ये प्रकाश किरण ये सीधे न जाकर क्या होगी? अभिलंब की ओर मुड़ेगी। तो ये इस तरह से मुड़ जाएगी, ये ऐसे, ये बेचारी प्रकाश ऐसे मुड़ गई, ठीक है। किसी को परेशानी होगा तो बोल सकते हैं, मुड़ गई। देखिए सीधा इसका दिशा तो इधर हो रहा है ना जी, ऐसे अगर इसको भी बढ़ा के आपको दिखा दे रहे हैं। ये सीधा अगर जाती तो ऐसे जाती, और बढ़ा देते हैं ताकि आपको दिख जाए। सीधा बेचारी ये जाती तो ऐसे जाती, और भी बढ़ा देते हैं ताकि आपको दिख जाए और अच्छा से। सीधा जाती तो ऐसे जाती, पहिए ऐसे ही ना जाती, तो यहाँ से इस तरह से जाती, और ऊपर बढ़ा दें। समझ भाई। अब फिर यहाँ अभिलंब डालेंगे, ये अभिलंब यहाँ फिर से बनाना है। ये हो गया अभिलंब, समझ रहे हैं क्या? अब प्रकाश किरण, ये तो कांच है, बाहर क्या है? हवा। तो बोलिए अंदरे नहीं ना रहेगी प्रकाशवा, प्रकाशवा तो बाहर आई ना हो। तब बाहर आई तो बोला कांच तो सघन है और हवा क्या है? विरल। अब ये अभिलंब की ओर मुड़ेगी कि अभिलंब से दूर भागेगी? तो अब अभिलंब से दूर भागेगी, ये इस तरह से जाएगी, समझ रहे हैं क्या? तो ये इस तरह से ये क्या होगी? अभिलंब से दूर मुड़ेगी। अब इसको हम लोग और भी आगे अगर बढ़ाते हैं, इसको भी और आगे बढ़ाते हैं, तो अब हमको बोलिए कि यहाँ पर ये हो गया कौन सा? ये आपतित किरण की दिशा है। इसको कौन सा किरण बोलेंगे पता है ना? तो पड़ने वाली किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। लेकिन ऐसे निकल रहा है क्या? ये तो यहाँ से निकल रहा है ना, तो ये निकलने वाली किरण है, इसलिए इसको बोलेंगे निर्गत किरण। कौन सा किरण बोलेंगे? निर्गत किरण, निकलने वाली किरण। याद रखिए, निकलने वाली किरण को क्या बोलेंगे? तो चली किरण ये और निकली किरण ये निकल रही है ना, और ये किसकी दिशा है? तो ये आपतित किरण की दिशा है। यहाँ पर लिखेंगे आपतित किरण की दिशा, किरण की दिशा, समझ रहे हैं क्या? आपतित किरण की दिशा, आपतित किरण की दिशा। अब हमको ये बताइए कि आपतित किरण की दिशा और निर्गत किरण के बीच ये डिस्टेंस इतना बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो
तो इस डिस्टेंस को ही हम लोग बोलेंगे पार्श्विक विस्थापन। क्या बोलेंगे? अंदर पड़े लिख देते हैं ताकि ऊपर जगह नहीं है, लिख देंगे। यहां ध्यान रखिए ये डिस्टेंस बन रहा है ना, तो इसी डिस्टेंस को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? तो इसको बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। क्या बोलेंगे? पार्श्विक विस्थापन। तो कांच के आयताकार सिली द्वारा प्रकाश के अपवर्तन कई बार हुआ? 2 बार। एक बार पहले हवा से कांच में गया तो देखिए अविलंब की ओर मुड़ गया है, फिर कांच से हवा में गया तो अविलंब से दूर मुड़ा है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कांच के आयताकार सिली द्वारा प्रकाश का कितना बार अपवर्तन होता है? 2 बार। पहला स्थिति में क्या होता है कि जब प्रकाश किरण हवा से कांच में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है, और दूसरा स्थिति में क्या होती है कि कांच से जब बाहर हवा में निकलती है तो फिर अभिलंब से दूर भागती है। तो हेडिंग बनाइए, कांच के आयताकार सिली द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। कांच के आयताकार सिली द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। अब हमको बताइए इस कोण को क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं ना। यहाँ पे जो कोण बनेगा इसको आर बोलते हैं ना। फिर यहाँ पे बोलिए कि ये वाला क्या होगा? आई होगा ना, और ये वाला क्या होगा? आर होगा। ठीक है, कांच के आयताकार सिली द्वारा प्रकाश का अपवर्तन लिख लिए हैं, फिगर बना लेना है और यहाँ पे लिख देते हैं। कांच के आयताकार सिल्ली द्वारा प्रकाश का 2 बार अपवर्तन होता है। 2 बार अपवर्तन होता है। पहली स्थिति में जब प्रकाश किरण कहां से? हवा से कांच में प्रवेश करती है, कांच में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है, तब बोलिए तब क्या होगा? अभिलंब की ओर मुड़ती है, अभिलंब की ओर मुड़ती है। तथा दूसरी स्थिति में जब प्रकाश की किरण बोलिए कांच से कहां? कांच से बाहर हवा में निकलती है, तब अभिलंब से क्या होती है? दूर मुड़ती है। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि कांच के आयताकार सिली द्वारा प्रकाश का कई बार अपवर्तन? 2 बार अपवर्तन होता है। फिगर बना के ये लिख लेना है, यही हो गया। देखिए इसमें एक आया था, कौन सा? याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्श्विक विस्थापन। भाई इधर तुम लोग समझो, बाद में बताओ। बोलिए पार्श्विक विस्थापन हमेशा ध्यान रखिए कांच के आयताकार सिली द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की घटना में ही घटता है। इसीलिए कहेंगे कि कांच के आयताकार सिली द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की घटना में आपतित किरण की दिशा और निर्गत किरण की दिशा, आप फिर से कर रहे हैं, कांच के आयताकार सिली द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की घटना में आपतित किरण की दिशा और निर्गत किरण के बीच जो लंबिक दूरी होता है, लंबवत दूरी होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन। ठीक है, क्या कहेंगे? पार्श्विक विस्थापन। तो लिख लीजिए इसको फटाक से। कांच के आयताकार सिली द्वारा
कांच के आयताकार सिल्ली द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की घटना में प्रकाश के अपवर्तन की घटना में क्या बताए हैं? आपतित किरण की दिशा, आपतित किरण की दिशा तथा निर्गत किरण के बीच, निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी को, लंबवत का है मतलब, लंबवत का मतलब सोज दूरी, ऐसे ना कि ये निर्गत किरण हो गया, ये हो गया आपतित किरण की दिशा आप ऐसे नाप दिए, तो इसको हम लोग पार्श्विक विस्थापन नहीं कहेंगे। समझ पा रहे हैं क्या? हमेशा सोच होना चाहिए। लंबवत के मतलब दोनों पे, यहाँ भी 90 डिग्री और यहाँ भी कितना 90 डिग्री होना चाहिए, सोच हमेशा। तो ये निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी को क्या कहेंगे जी? बोलिए। पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। क्या फिगर के माध्यम से अगर पूछे जाए तो बता सकते हैं? तो वही बना लेना है। समझ पा रहे हैं? तो ये पार्श्विक विस्थापन। एक देखिए, एक पहला वाला पाठ में थोड़ा सा पार्श्विक विस्थापन और एक पार्श्व परिवर्तन, दोनों में अंतर होता है। कभी बच्चे सब कंफ्यूज हो जाता है कि पार्श्व परिवर्तन या पार्श्व प्रतिबिंब भी बोला जाता है। परिवर्तन या इसको क्या बोलेंगे? पार्श्व प्रतिबिंब। ये अंतर है दोनों में, पार्श्विक विस्थापन और पार्श्व परिवर्तन एक ही मत समझ लीजिएगा। अगर पूछ रहे तो उस समय कंफ्यूज नहीं होना है। समझिए, आप लोग नित्य दिन चेहरा तो जरूर देख के आते होंगे, भले पढ़ाई हो चाहे ना हो, मुंह तो जरूर देखते होंगे आईना में, ठीक है? कोई दिन भर में 10 बार देखता है, कभी केस इधर से इधर करता है, कभी इधर से इधर करता है, ठीक है? तो क्या होता है, ध्यान रखिएगा कि पार्श्व परिवर्तन क्या होगा। उसमें देखिएगा कि आप ऐसे हिलाइएगा, मतलब बायां हाथ हिलाइएगा तो कौन दिखेगा? दायां। केस झाड़ते होंगे इधर से तो झुल्फी लगता है कि इधर से झड़ा रहा है, ठीक है? ऐसे इधर से क्रीम घोसिएगा तो लगेगा इधर से घोसा रहे हैं, किसी को इधर से मारिएगा तो लगेगा इधर से। तो इस तरह के प्रतिबिंब बने तो उसको क्या बोलते हैं? पार्श्व परिवर्तन। तो ये दर्पण में बनता है। किस में बनता है? दर्पण। ठीक है, लेंस में नहीं बनेगा क्या? लेंस में भी बनेगा, ऐसा बात नहीं है कि नहीं बनेगा, लेकिन स्पेशली ये समझना, पार्श्व परिवर्तन या पार्श्व प्रतिबिंब किसे कहते हैं? यदि हम दर्पण में अपना दायां हाथ हिलाएं तो उसमें कौन हिलता हुआ दिखता है, और बायां हिलाए तो इस घटना को क्या बोलेंगे? पार्श्व परिवर्तन या पार्श्व प्रतिबिंब। ठीक है, ये भी लिख दें। चलिए लिखिए, यदि किसी दर्पण के सामने खड़ा होकर कोई व्यक्ति क्या करे? अपना दायां हाथ हिलाता है, तब बताइए दर्पण में बायां हाथ हिलता हुआ प्रतीत होता है। क्या लिखेंगे यहाँ? प्रतीत, क्योंकि वो एक्चुअल वास्तविक नहीं होता है, प्रतीत होता है। तथा बायां हाथ हिलाता है तो कौन? तथा लिखते हैं बायां हाथ हिलाता है
बायां हाथ हिलाता है तब दायां हाथ हिलता हुआ प्रतीत होता है। दायां हाथ हिलता हुआ क्या होता है? प्रतीत होता है। इसी घटना को क्या कहते हैं? पार्श्व प्रतिबिंब या पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन करते हैं। आई होप यू कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, आ रहे समझ में? अब चलते हैं हम लोग लेंस की ओर। किसके ओर? लेंस की ओर। लेंस क्या होता है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। लेंस ध्यान रखिएगा कि कांच का एक टुकड़ा होता है। क्या होता है? लेंस कांच का एक टुकड़ा होता है जिसका कम से कम एक सतह वक्र होता है। आप कहिएगा वक्र क्या होता है? हम कहें कर्व टाइप के, ऐसे टेढ़ा होगा, चाहे इस तरह से हो चाहे इस तरह से हो, कम से कम एक सतह जरूर वक्र होगा। नहीं समझ में आया क्या? देखिए लेंस क्या बोलेंगे? लेंस कांच का वह टुकड़ा। चम्मच देखे हैं आप लोग? देखिए कितना चम्मच से खा गए, चम्मच खा रहे हैं देखने के लिए। तो बोलिए वो क्या होता है? कर्व टाइप का होता है ना। तो इस तरह के लेंस में भी होता है कि उसका एक सतह क्या होता है? कर्व। इस तरह से टेढ़ा होगा, जैसे भी होगा ध्यान रखिए इस तरह से जरूर टेढ़ा होगा। अगर दोनों हो जाए तो अच्छा की बात है। ऐसे डुगडुगी जैसा बन जाए तो इसको बोलेंगे अवतल लेंस। कौन सा लेंस कहेंगे? और ऐसे बन जाए दोनों उठल मिल जाए तो इसको बोलेंगे कौन सा? उत्तल लेंस। अब कहिए ये होता कैसे है? तो हम लोग दर्पण में पढ़ चुके हैं कि दर्पण में क्या होता है। गोलीय दर्पण में गोला के भाग 20 से काटते हैं और काट कर दो गो अर्ध गोला बनाकर इसके एक सतह को कलई कर देते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि बाहर वाले सतह को कलई कर रहे हैं या अंदर वाले सतह को कलई कर रहे हैं। तो इसमें एक एक गोला होता है, समझ रहे हैं ना? बाहर वाले को सतह को गोला करेंगे तो अंदर वाले भाग से प्रकाश का परिवर्तन होगा। तो इसको बोलेंगे कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण है। इसको कौन सा दर्पण? लेकिन लेंस में समझना है कि लेंस दो गोला से मिलकर बना होता है। ये एक गोला से दर्पण और लेंस का एक गोला से। देखिए जब दो गोला है, एक गोला ये है और एक गोला यहाँ पे है, समझ रहे हैं क्या? तो ये दोनों को पास में रख दिया जाता है तो इसका एक केंद्र होगा, इसका भी एक केंद्र होगा। अब क्या करेंगे कि किसी तरह से दोनों को हम जोड़ दें, ऐसे जोड़ दें और जहां ज्वाइंट होता है वहां से बाकी भाग को हटा दें। तब बोलिए कि डुगडुगी बन गया। तो कौन सा ये है? बोलिए कौन सा लेंस? अवतल लेंस। तो इसमें दो वो केंद्र होगा, ये वाला इधर का गोला होगा और ये वाला इधर का गोला होगा। यहाँ ये डॉट डॉट कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये वाला इधर का गोला है और ये वाला किधर का? इधर का गोला है। तो इसमें बोलिए कि त्रिज्या कैगो होगा? दो सब चीज होगा, केंद्र दो गो तो त्रिज्या भी कैगो, फोकस दूरी भी कैगो, मुख्य फोकस भी कैगो। कहिएगा ई तो बता दिए, हाउ बताइए? हम हाउ ना देखा हाउ। एक गोला है, एक और गोला इसी पे चढ़ा दिए और बोलिए कि इसका एगो केंद्र होगा, इसका भी केंद्र होगा। अब बाकी हिस्सा को यहाँ से हटा दें तो बोलिए कि कौन सा बनेगा? दिख रहे हैं? तो ये हो गया उत्तल लेंस। इसमें भी दो होगा। ये दो गोला के भाग होता है, ये वाला इधर का और ये वाला इधर का। तो हम लोग ये बाद में चर्चा करेंगे, पहले लेंस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो लिखिए लेंस। लेंस कांच का एक टुकड़ा होता है, टुकड़ा होता है जिसका कम से कम एक सतह क्या होता है? वक्र होता है, वक्र होता है। ठीक है, लेंस दो प्रकार के लिख देंगे। लेंस दो प्रकार के,
होते हैं। कौन कौन? पहला लिख दे रहे हैं उत्तल लेंस, और दूसरा लिख रहे हैं अवतल लेंस। अवतल, इन दोनों पे चर्चा कर रहे हैं, पहले आप लिख लीजिए।